नाउ सी, आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन के चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को कवर करेंगे, राइट? सो प्लीज राइट डाउन द सर्टेन लाइंस इन रिगार्डिंग with regard to change in method of depreciation. That is, the accounting policies and principles need to be consistently applied while recording the financial transactions. कह रहे हैं कि जैसे भी हम जब कभी भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जब भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटिंग के जो पॉलिसीज हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, हमें उन्हें कंसिस्टेंटली क्या करना है, अप्लाइड करते जाना है. So accounting policies and principles need to be consistently applied. ठीक है, कह रहे हैं कि अकाउंटिंग के जो पॉलिसीज हैं और जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, तो क्योंकि हमें मतलब जब कभी भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अकाउंटिंग के जो पॉलिसीज हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, हमें उन्हें कंसिस्टेंटली क्या करना है, अप्लाइड करना है, हमें उन्हें लगातार कंसिस्टेंटली अप्लाइड करना पड़ेगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. तो ये तो कंसिस्टेंसी का हमारा प्रिंसिपल है. ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट किया है, तो ऑब्वियसली कि मुझे अपने वही स्ट्रेट लाइन मेथड को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे कंसिस्टेंटली वही जो मेथड है मुझे उसे अडॉप्ट करना है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. तो इसी को कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल कहते हैं. एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कह रहे हैं कि अगर हम डेप्रिसिएशन के मेथड में क्या कर देते हैं, कोई भी चेंज करेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम चेंज कर रहे हैं, या हम रिटर्न डाउन वैल्यू से हम स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज कर रहे हैं. सो एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के मेथड में कोई भी जो चेंज है इम्प्लाइज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. ठीक है, तो वो एक अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज को इम्प्लाइज करता है. एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन में किसी भी मेथड का जो चेंज है इम्प्लाइज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. क्लियर? इसका मतलब कि हम बीच में से कोई भी डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर रहे हैं तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज को इम्प्लाइज करता है. ठीक है, देन thus there should be a valid reason for a change in method of depreciation. So क्योंकि देखा जाए हमारा कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल है क्या कहता है, वही कि हमें यानी कि अपने प्रिंसिपल्स को नीड टू बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड. ठीक है, हमें उसी को ही अप्लाइड करना है. लेकिन कहीं भी अगर आप उस मेथड को चेंज कर रहे हो, उस प्रिंसिपल्स को अगर आप चेंज कर रहे हो, सो देयर शुड बी वैलिड रीजंस फॉर अ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन के मेथड के चेंज करने के लिए एक वैलिड रीजन होना चाहिए. सो देयर शुड बी अ वैलिड रीजन, एक वैलिड रीजन होना चाहिए. ठीक है, देयर शुड बी अ वैलिड रीजन फॉर अ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने में वैलिड रीजन होना चाहिए. नाउ द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, या तो आप इसको शॉर्ट में मैं आपको बोल रही हूँ, आप इसको शॉर्ट में सुन लो. सो एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, देखो मेन क्या है मेथड का, क्योंकि मेथड हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे यानी कि फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के चेंज में हम उस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं. कह रहे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के मेथड में जो चेंज है एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में मैनेजमेंट शुड रिव्यू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. तो मैनेजमेंट को डेप्रिसिएशन के मेथड को क्या रिव्यू करना चाहिए. ठीक है, सो मैनेजमेंट शुड रिव्यू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. तो व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन द पैटर्न ऑफ द फ्यूचर, कह रहे व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ द फ्यूचर, कह रहे हैं कि जब फ्यूचर के मतलब हमें कोई भी डिसाइड कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं हमें इस एसेट से ये इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए,
हमें इससे ये हमारे पास सोशल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये मतलब मेन हम एक उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के सेंस में देख रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, हर मैम आपकी फाइनेंशियल वॉइस ईयर। नहीं आ रही। मेरी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है? आ रही है मैम। आ आ रही रही है है। मैम। मैम आ मैम रही आ है। तो रही है। आ रही है ना वॉइस? तो देखो यहाँ पे भी नहीं, बिल्कुल सही आ रहा है मेरा। वाईफाई भी सही कनेक्टेड है। अब क्यों नहीं आ रही है? मैम एक बार आप अपना चेक कर लो बेटा, ही ना, एक बार आप चेक कर लो। मैम एक चीज, मैम एक लड़की व्हाट्सएप पे यूँ कह रही है कि ना उसका ना कनेक्ट नहीं हो रही है मीटिंग। तो रीना नाम है उसका। अच्छा, कनेक्ट नहीं हो रही है उस, बोलो कि दोबारा से करे। अब मैं ऐड कर देती हूँ। ओके मैम। मैम वो कर रही है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर मैनेजमेंट शुड रिव्यू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में मैनेजमेंट को डेप्रिसिएशन के मेथड को रिव्यू करना चाहिए। सो मैनेजमेंट शुड रिव्यू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन when there is a significant change in the pattern of future इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट। कह रहे हैं कि जब कभी भी एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पैटर्न में कोई भी चेंज होता है, देन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड ऑल्सो बी चेंज। तो फिर यानी कि एसेट से अगर हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट का कोई भी पैटर्न क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, देन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड ऑल्सो बी चेंज। तो फिर जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज होना चाहिए। देन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड ऑल्सो बी चेंज। ठीक है, तो वही लिखा है व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन द पैटर्न ऑफ फ्यूचर। यानी कि एसेट से हमें क्या फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, उसको कोई सिग्निफिकेंट चेंज है, तब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड ऑल्सो बी चेंज। तब हमारे पास डेप्रिसिएशन का मेथड भी क्या हो जाएगा, चेंज होना चाहिए। ठीक है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, थोड़ा सा ये प्लीज आप लिखना चाहो प्लीज लिख लीजिए। सो डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या कहता है मुझे बताओ। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है कहता है कि हमें जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उन्हें फुल डिस्क्लोज करना चाहिए। सो डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, कह रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड में जो चेंज है वो, यानी कि जैसे हमारे डेप्रिसिएशन के मेथड में जो चेंज है वो हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट के, कि जैसे जो भी हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट में जो चेंज है, ठीक है,
कि डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो डिस्क्लोजर है, द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के मेथड में जो चेंज है वही हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट में जो चेंज होगा। दस इट रिक्वायर्स क्वांटिफिकेशन एंड फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी मेथड को चेंज कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, फुल डिस्क्लोज करना है इन द फुट नोट। फुट नोट में आपको उसको कंप्लीटली यानी क्वांटिफिकेशन और द फुल डिस्क्लोजर इन द फुट नोट ऑल्सो जस्टिफिकेशन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द चेंज नीड्स टू बी डिस्क्लोज। कह रहे हैं कि जो भी चेंज का जो भी फाइनेंशियल इफेक्ट है, ठीक है, कि जैसे जो भी हमारा चेंज के जो भी हमारे जस्टिफिकेशन है और जो फाइनेंशियल इफेक्ट है चेंज के, नीड टू बी डिस्क्लोज, वो हमें क्या, वो हमें डिस्क्लोज करने चाहिए। तो नीड टू बी डिस्क्लोज वो हमें बताने चाहिए। सो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट disclosure of the accounting policies, change in the method of depreciation is a change in the accounting estimate। तो वही लिखा है कि डेप्रिसिएशन के मेथड में जो चेंज है वही हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है। ठीक है, जस्टिफिकेशन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द चेंज नीड्स टू बी डिस्क्लोज। कह रहे हैं कि चेंज के जो कोई भी जस्टिफिकेशन है, फाइनेंशियल इफेक्ट हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। Thus, method of depreciation can be changed without respective effect। ठीक है, देखो दो चीज होती है, मैं आपको बताती हूँ। एक क्या होता है, अगर हम एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बिना, क्या होता है ये रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, इफेक्ट हमारे पास देखो सिंपल लिख लो, विदाउट retrospective effect means no adjustment will be made for past entries। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का के बिना इसका मतलब होता है नो एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर पास्ट एंट्रीज, कि जो भी हमारी पास्ट एंट्रीज है, पास्ट एंट्रीज के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। सो नो एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर पास्ट एंट्रीज and only in the future depreciation shall be charged by the new method। तो कह रहे हैं कि न्यू मेथड के द्वारा सिर्फ जो जो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन है वही चार्ज होगा। देखो प्लीज राइट डाउन दिस थिंग, कि अगर हमें ये चीज समझनी है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट ईयर भी अभी जो फिलहाल क्वेश्चन में आया था उसमें भी लिखा हुआ था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब इसमें अगर आपको लिखा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि विद के साथ में बोल रही हूँ कि अगर हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ डेप्रिसिएशन को चेंज करना है, सो विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इम्प्लाइज दैट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, ठीक है, amount of depreciation to be charged is adjusted from the date of purchase of the asset। कह रहे हैं एसेट के जिस डेट पे हमने एसेट को परचेज किया है, तो जहां से हमने जिस डेट से हमने एसेट को परचेज किया है उस डेट के परचेज से लेके, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, ठीक है, कि उस जब से हमने एसेट को परचेज किया है तब से कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसे हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इज एडजस्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के परचेज जो हमने एसेट को हमने परचेज किया, तो एसेट के परचेज की डेट से कह रहे हैं जी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो चार्ज हुआ है। सो विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इम्प्लाइज दैट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, कितना डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो चार्ज होगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट, एसेट को जब हमने परचेज किया है उसकी डेट से कितना डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो चार्ज होगा। ठीक है, विदाउट
रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बिना means no adjustment will be made for past entries। ये लिखा है कि देखिए कि पास्ट की जो पुरानी एंट्रीज हैं, पास्ट एंट्रीज के लिए कोई भी एडजस्टमेंट मेड नहीं होनी चाहिए। एंड ओनली इन द फ्यूचर डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज बाय द न्यू मेथड, कि सिर्फ नए मेथड के द्वारा सिर्फ फ्यूचर मतलब कि कोई भी पास्ट एंट्रीज के लिए और कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो नो एडजस्टमेंट विल बी मेड, पास्ट एंट्रीज के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर वही लिखा है कि फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन मतलब कि नए मेथड के द्वारा फ्यूचर के डेप्रिसिएशन को हमें चार्ज करना चाहिए। एंड ओनली इन द फ्यूचर डेप्रिसिएशन शेल बी चार्ज बाय द न्यू मेथड, न्यू मेथड के द्वारा फ्यूचर डेप्रिसिएशन को हमें चार्ज करना है। इसका मतलब है रेट्रोस्पेक्टिव के साथ हमें पूरा एंटायर जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज है, ठीक है, जब से मशीन परचेज की है उसे एडजस्ट करना है। विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि सिर्फ हमें जो पास्ट में जो भी एडजस्टमेंट है वो हमें नहीं करने, सिर्फ हमें फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट होंगे सिर्फ हमें वही करने हैं। और जो फ्यूचर का जो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा वो खाली न्यू मेथड के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो आप मैम। ये लिख लो, स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, आपको डिक्टेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, लिख लो पॉइंट्स में। मैम प्लीज रिपीट द पॉइंट अगेन। दोबारे पॉइंट को रिपीट करना है तो वही देखो, आपके पास है, हम आप लिख लो, चलो यस इंग्लिश में मैम। आपको डिक्टेट कर रही हूँ। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चेंज विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। डेप्रिसिएशन के मेथड को हम चेंज कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बिना। ठीक है, लिख लो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चेंज्ड, method of depreciation can be changed with retrospective effect or without retrospective effect। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विद रेस्पिरेटिव, मैम उसके आगे। विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इतना धीरे धीरे लिखोगे ना तो हो, फिर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख लो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चेंज्ड, कि डेप्रिसिएशन की मेथड को हम चेंज कर सकते हैं विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बिना। ठीक है, डेप्रिसिएशन के मेथड को हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बिना चेंज कर सकते हैं। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अगर हम चेंज करें, सिंपल से पॉइंट है, आप उसमें लिख लो, while with retrospective effect implies amount of depreciation to be charged is adjust from the date of purchase of asset। प्लीज राइट डाउन, while with retrospective effect implies, कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो
इम्प्लाइज होता है उसके साथ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हम स्टार्टिंग से एसेट के जब हमने परचेज किया है तभी से ही एडजस्ट किया जाएगा। मैम एक और बार बोलो। एक मिनट। मैम आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज इसीलिए नहीं आ रही थी, एक बच्चे का फोन था। ठीक है, सो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अरे ये इसमें एक्चुअली ये कोई नोट्स में नहीं है, ये आपको सिंपली एक उसमें लिखा गया है कि डेप्रिसिएशन के मेथड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। दस इट तो वही लिखा है, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इम्प्लाइज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, सिंपल लिख लो, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है, वरना बस एक दो लाइन आपको दो पॉइंट ही लिखने हैं, जो थोड़े से पॉइंट है वही आपको समझाए हैं, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इम्प्लाइज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, ठीक है, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज होगा इज एडजस्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट, कि जो भी हमने एसेट को परचेज किया है, एसेट को परचेज करने की डेट से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो चार्ज है वो एडजस्ट होगा। So with retrospective effect implies that amount of depreciation to be charged is adjusted from the date of purchase of the asset. ठीक है, तो वही लिखा है, with the retrospective effect implies that amount of depreciation to be charged, कह रहे हैं कि जो भी डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है चार्ज इज एडजस्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट, कह रहे हैं, ठीक है, हम एसेट को परचेज करते हैं, एसेट को परचेज करने की डेट से जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब से हमने एसेट को परचेज किया है तभी से ही डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होगी, एडजस्ट होगी। अब लिख लो विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बिना, ठीक है, विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बिना मींस नो एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर पास्ट एंट्रीज, कहने का मतलब है कि पास्ट एंट्रीज के लिए कोई भी एडजस्टमेंट मेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो नो एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर पास्ट एंट्रीज एंड ओनली इन द फ्यूचर डेप्रिसिएशन शेल बी चार्ज बाय द न्यू मेथड, कह रहे न्यू मेथड के द्वारा जो फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन होगा वो चार्ज हो सकता है, ठीक है। वही लिखा है कि नो एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर पास्ट एंट्रीज के मतलब विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कि जो भी पास्ट एंट्रीज हुई हैं उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन है वही चार्ज होगा न्यू मेथड के द्वारा, सिंपल सी लाइन है। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन, फिर आपको इसके क्वेश्चंस लिखने हैं।
मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस? नो मैम, नो मैम। हो रही मैम। अब देखो, अभी भी हो रही है ब्रेक। अब लिखो। मैम ब्रेक। अच्छा ठीक है, अब लिखो, नेक्स्ट में लिखो, क्वेश्चन लिख के दिखाऊं, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, उसे सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स है, ठीक है? आपको ये समझाऊंगी, फिर उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगी। फिर लिखो, लिखो इसमें, ऑन 1 अप्रैल 2015, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि 1 अप्रैल 2015 को, ऑन 1 अप्रैल 2015, A Limited purchase a building for, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2015, A Limited purchased a building for 20 lakh, ऑन 1 अप्रैल 2015, कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2015 को ए लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर 20 लाख, कि ए लिमिटेड ने 20 लाख की क्या की, बिल्डिंग परचेज की। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 को ए लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर 20 लाख, ए लिमिटेड ने 20 लाख की क्या बिल्डिंग परचेज की। ठीक है, ए लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर 20 लाख। इट वॉज डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन at the rate of 10% per annum. So it was decided to charge depreciation at the rate of 10% per annum using the return down value method. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज करके 10% पर एनम के रेट से डेप्रिसिएशन क्या होगा, चार्ज करने के लिए सोचा, डिसाइड किया गया। हाउएवर ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि लास्ट में, अब प्लीज ध्यान रखना डेप्रिसिएशन का मेथड कब चेंज हो रहा है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन, ठीक है? Effect from change in method of depreciation. So on 31st March 2018, it was decided to change the method of depreciation to straight line method. So 31st March 2018 को कब चेंज हो रहा है, यानी कि 2015 है, देन 16 है, 17 है, 18। So 31st March 2018 में, however on 31st March 2018, it was decided to change method of depreciation to straight line method. It was decided to change method of depreciation to straight line method, कि जो depreciation का जो method है, it was decided to change method of depreciation to straight line method. ठीक है, कह रहे हैं कि इट वॉज डिसाइड किया गया था कि डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड में
डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने को डिसाइड किया गया था। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर। यानी कि जो बिल्डिंग की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो कितने की है, 5 साल की है। विद ए रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख, 1 लाख की रेसिडुअल वैल्यू के साथ। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर्स। बिल्डिंग की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है एस्टिमेट की गई थी कितनी, इज एस्टिमेटेड टू बी द 5 ईयर्स। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। विद द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख, 1 लाख के रेसिडुअल वैल्यू के साथ। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, अब आपको एक बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। बुक में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पहले टिपिकल है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा इजी वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बता देती हूँ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने लिख लिया है एक बार आप देख लो। वो मैम उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या थी लास्ट न्यूमेरिकल में? 1 कौन लाख। सी वैल्यू? 1 लाख है। ओके मैम। ये देखिए सबको स्क्रीन विजिबल है, सिर्फ इतना ही पार्ट देखना। 1 अप्रैल 2015 में ए लिमिटेड ने क्या किया, बिल्डिंग परचेज की थी 20 लाख की। इट वाज डिसाइडेड कि 10% पर एनम के उससे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है यूजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज करके। एंड देन please remember that on 31st March 2018 it was decided to change the method of depreciation to straight line method। कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने के लिए, सो इट वाज डिसाइडेड टू चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। और जो बिल्डिंग की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग है वो कितनी है, 5 ईयर है। विद रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख की रेसिडुअल वैल्यू के साथ जो बिल्डिंग की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल की है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट। आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको एक बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्लियर हुआ सबको? न्यूमेरिकल क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो अब यस ट्राई मैम। करो, अडॉप्ट करो। अब इसका आंसर नहीं दिखाऊंगी, खुद से ट्राई करना स्टार्ट करो। मैम अभी सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। हाँ, बिल्डिंग अकाउंट है। ठीक है, आप क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने चेंज कर रहे हो, कैसे करोगे बताओ, करना स्टार्ट करो। देखो इसमें ना कुछ भी मेंशन नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। मैम बाय डेप्रिसिएशन करके 2 लाख आ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि ये आपका हाँ। जो नो अमाउंट है, मैम, हाउ विल 10%। यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट? कैसे आप डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट करोगे? बिकॉज सबसे स्टार्टिंग में तो आपके पास कौन सा अमाउंट है, रिटर्न डाउन वैल्यू है। ये तो सिंपल है, देखो 2015 से आपने स्टार्ट किया, 2015 से क्या है, 1 अप्रैल में बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा, 20 लाख। ठीक है, सो बैंक अकाउंट आपके पास कितना आ गया, 20 लाख आपका बैंक अकाउंट है।
31 मार्च को 2016 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, 2 लाख का है। ठीक है, 20 लाख का 10% निकालोगे तो कितना हो गया है, 2 लाख हो गया है। सो 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कितना हो गया, 20 लाख। और 2016 में 31 मार्च में कितना हो गया आपका बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, 2 लाख है। 31 मार्च में फिर आपने कितना आ गया बाय बैलेंस सीडी 18। ठीक है, 18 लाख, यानी कि जो बाय बैलेंस सीडी है वो 18 लाख हो गया। अब ये है 2016 के फर्स्ट अप्रैल में टू बैलेंस बीडी कितना आ गया है, 1 लाख, यानी कि 18 लाख। ठीक है, 2016 के उसमें ये कितना आ गया है, 18 लाख। तो 2016 के 1 अप्रैल में कितना आ गया है, बाय बैलेंस सीडी है 18 लाख। ठीक है, फिर यहाँ कितना आ गया, टू बाय बैलेंस सीडी 18 लाख, टू बैलेंस बीडी। सीडी का हम क्या कर देंगे, बीडी कर देंगे, कितना आ गया 18 लाख। 18 लाख का, क्योंकि हमने फिर से स्टार्ट, अब मेन चीज, मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट है कि वी हैव टू फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। अब हमें डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को क्या करना है, चेंज करना है। सो अब तक क्या हुआ होगा, अब जब हमें चेंज करना ही है तो ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि विद और विदाउट, तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब से हमने मशीन परचेज की है तब से ही डेप्रिसिएशन है वो फिर न्यू मेथड के साथ लगेगा। अगर लिखा होता विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर लिखा है ठीक है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो हमें इसे विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही ट्रीट करना है। अगर नहीं लिखा है तो हमें इसे क्या, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मेथड को ही हम इसमें क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। सो विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट implies the amount of depreciation to be charged is adjusted from the date of purchase of the asset. परचेज हुआ है हम तभी से डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। सो यही देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास 2016 में, ठीक है, 2015 का हो गया, 2015 का है। ठीक है, 2016 में आपके पास क्या है, 1 अप्रैल है। 2016 में 1 अप्रैल आपके पास हो गया, बाय बैलेंस सीडी है तो ये कितना आ गया, टू बैलेंस बीडी कितना आ गया, 1, यानी 18 लाख। फिर उसमें 2016 में 31 मार्च में, क्योंकि यहाँ मुझे क्या करना है, मेथड चेंज हो गया ना, पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा, अगेन 2 लाख, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड में ही मैंने क्या किया, चेंज किया। ठीक है, कितने का हो गया है, 2 लाख है। एंड देन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का हो जाएगा, 18 लाख। अब नेक्स्ट पे आ जाओ 2016 के 1 अप्रैल में, आपने वहां पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, कितने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, आपका 16 लाख आ गया। फिर 16 लाख है, ठीक है, तो 17 के 1 अप्रैल में टू बैलेंस बीडी 16 लाख हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा है या नहीं। यस मैम। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज है उसमें लिखा है कि देखो 2000, अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम वो जो उसकी वैल्यू अब आपको निकालनी, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि 31 मार्च 2018 में ही, 31 मार्च 2018 में it was decided to change method of depreciation to straight line method। कह रहे हैं 31 मार्च 2018 में ही ये डिसाइड किया गया था कि डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर रहे हैं हम, किस में चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज कर रहे हैं। सो ऑन 31 मार्च 2018
it was decided to change method of depreciation to straight line method. कि हम it was decided to change, हम डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर रहे हैं, किसमें? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर रहे हैं. सो अब मेन है कि आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी गिवन है, ठीक है, 5 years. रेजिडुअल वैल्यू आपको गिवन है. अब देखो आपके पास 31 मार्च 2018 में अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो 2018 का हमें निकालना है ना, क्योंकि उसकी लास्ट की वैल्यू में 2017 के 1 अप्रैल में उसका बैलेंस कितना था? 16 लाख था. तो डेप्रिसिएशन मुझे कैसे लगेगा पता? तो रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी कितनी थी? 16 लाख. 16 लाख में से आप माइनस कर दीजिए रेजिडुअल वैल्यू. रेजिडुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 1 लाख. तो 16 लाख में से जो 16 लाख में से जो 1 लाख है, ठीक है, तो 16 लाख में से जो 1 लाख है वो मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया. तो 16 लाख में से मैंने 1 लाख माइनस कर दिया. क्यों माइनस किया? क्योंकि देखो ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में तो हम निकालेंगे नहीं. हम रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जिस उसमें हमने उसको क्या कर दिया? सेल कर रहे हैं या फिर हमने इतनी बची हुई वैल्यू है, इसका मतलब है. और उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? डिवाइड बाय द 5, यानी 16 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय द 5. मैम 3 लाख आ रहा है. हाँ तो कितना हो जाएगा? 16 लाख में से 1 लाख गया तो कितना आ गया? 15 लाख आ गया. 15 लाख 15 और लाख को डिवाइड डिवाइड कर कर दिया देंगे मैंने 5 से 5 तो से, 3 लाख आ जाएगा. 3 लाख आ गया. तो डेप्रिसिएशन कितने का हो गया? डेप्रिसिएशन कितने का हो गया हमारा? 3 है लाख. 3 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया. सो डेप्रिसिएशन हमारे पास कितने का हो गया है? 3 लाख का. सो 2017 में 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितने का हो गया? 16 लाख का हो गया. ठीक है. अब वही है 31 मार्च में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का हो गया है? 3 लाख का हो गया. ठीक है. सो वही है टू बैलेंस बीडी 16 लाख का है और 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का है? 3 लाख का. तो यहाँ हमने इधर इस पॉइंट में आप ये कहोगे कि ये हम और दूसरे मेथड से, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से तो जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला था वो तो मेरा 2 लाख आ ही रहा था. अगर ये मुझे कंसेप्ट नहीं गिवन होता, क्या कंसेप्ट नहीं गिवन होता, मैं आपको सिर्फ बताती हूँ. अगर मुझे ये कंसेप्ट गिवन नहीं होता कि हमने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की गई है 5 ईयर की, तो हमें फिर ये इतना सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है. सॉल्व हो गए हैं. अच्छा ठीक है. ये मैं आपको एक बार इसमें दिखाती हूँ कैसे लिखा है. नाउ सी दिस. सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा है? द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड टू बी द 5 ईयर. ठीक है. एक्चुअल में क्या था हमारे पास? ये स्टेटमेंट गिवन है. और ये स्टेटमेंट कब गिवन है? ये स्टेटमेंट मुझे गिवन है 31 मार्च 2018 के रेस्पेक्ट में. ये ध्यान दीजिएगा. द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड टू बी द 5 ईयर. कि जो बिल्डिंग की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो 5 साल एस्टिमेट की गई है विद अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख. 1 लाख की रेजिडुअल वैल्यू के साथ ये जो मुझे स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, ये 31 मार्च 2018, ठीक है, ये 31 मार्च 2018 की ये स्टेटमेंट है. So it was decided to change method of depreciation to straight line method. कह रहे हैं कि 31 मार्च 2018 को ही डिसाइड किया गया था कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में वो चेंज करे. देखो डेप्रिसिएशन के मेथड को जब चेंज होगा तो वो तो स्टार्टिंग से ही चेंज होगा. बताया ना आपको
कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्योंकि देखो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि पेपर में आए हुए हैं इसके क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव में क्या करना है और विद और विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव जो भी इफेक्ट्स है उसमें क्या करना है। यहाँ पे आप सिंपल में देखना कि कुछ भी लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमें रेट्रोस्पेक्टिव ही हो गया वो, यानी कि जब से मैंने मशीनरी परचेज की, मैंने मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2015 से, मुझे तभी से ही कौन सा न्यू मेथड को अडॉप्ट करना है। सिंपल, इसमें कोई डाउट है किसी को कि जब से मैंने मशीनरी परचेज की है मुझे तभी से ही जो मेरा न्यू मेथड है मुझे उसको अडॉप्ट करना है। तो अब यहाँ देखो मेरे पास 2015 में ही 1 अप्रैल कितना था, टू बैंक अकाउंट कितना हो गया, 20 लाख हो गया। अब यहाँ पे यानी कि 2015 में ही 1 अप्रैल कितना हो गया, टू बैंक अकाउंट 20 लाख। ठीक है, 2016 में यहाँ हो गया 31 मार्च में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट होगा। यहाँ कौन से मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट करेंगे। सो स्ट्रेट लाइन मेथड मेरे पास आ गया 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ कितने का आ गया है 10%, तो कितना हो गया है इसका 20 लाख का, आपको 10% कितना आ गया है 2 लाख। ठीक है, सो 31 मार्च कितना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो गया आपके पास 2 लाख। सो 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया आपका 20 लाख में से 2 लाख माइनस का, तो कितना आ गया आपके पास 18 लाख। क्लियर। सो अब 18 लाख है। अब नेक्स्ट 2016 का 1 अप्रैल है 18 लाख, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू पहले यूज हुआ था अब यूज नहीं हुआ, ये प्लीज ध्यान दीजिए। रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि अब यहाँ पे हम न्यू मेथड के अडॉप्ट के साथ लगा रहे हैं, तो न्यू मेथड में जब से मशीनरी परचेज की तब से मैं लगाऊंगी। ठीक है, वहां क्या करते थे हम, जो हमने करते आए हैं पहले बुक में, यानी कि जो आपने 11th में किया होगा 12th में किया होगा वहां पे हम वैसे ही सेम करते थे। ये जो डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन होती थी वो हम उसको बाद में ठीक करते थे, ऐसे ही था ना। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको जब रेट्रोस्पेक्टिव में परचेज के साथ ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्टिंग से ही कर देते हैं, क्योंकि अब ओल्ड मेथड तो यूज होना नहीं है। ठीक है, तो न्यू यूज होना है तो हम न्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। तो 31 मार्च में 18 लाख का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ गया है, ये कितना आ गया हमारे पास 2 लाख आ गया। क्लियर। सो 18 में से 2 के, क्योंकि 2 मेरे पास ऑलरेडी SLM के हिसाब से इसके बेस के अकॉर्डिंग हमने निकाला है। अब 18 लाख में से मेरे पास 2 लाख गया, तो नाउ माय आंसर यानी कि बाय बैलेंस सीडी इज द 16 लाख, बट द 16 लाख मेरे लिए टू बाय बैलेंस सीडी है। अब यही 16 लाख मेरे लिए क्या हो जाएगा, यही जो मेरे लिए बाय बैलेंस सीडी 16 लाख है, ये 2017 में 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितना आ गया 16 लाख आ गया। ठीक है, तो ये मेरे लिए टू बैलेंस बीडी कितना आ गया है 16 लाख आ गया। ठीक है, 2018 31 मार्च में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट द हेयर इज अ वन, ठीक है ना, statement given in the question, that is on 31st March 2018 it was decided to change, and with remaining useful life of the building is estimated to be the Straight line 5 year, कि जो बिल्डिंग की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो एस्टिमेट की गई है कितना 5 साल। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ के अलावा भी एस्टिमेट की गई है उसकी रिमेनिंग जो यूजफुल लाइफ है 5 ईयर एस्टिमेट की गई है। अब वो जो एस्टिमेट की गई है हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस्टिमेट में देखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2018 को कितना है, क्योंकि यानी रेजिडुअल वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि ये निकालने का मतलब क्या होता है, ये निकालने का मतलब है कि वो जो मशीन है वो खाली 5 साल तक ही चलेगी, 5 साल के बाद जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसमें से डेप्रिसिएशन भी हट जाएगा। ठीक है, तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी थी उसकी, यानी कि 16 लाख की थी। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू निकल के आई है वो 16 लाख की वैल्यू थी। रेजिडुअल वैल्यू कितनी वैल्यू ही बचेगी, यानी 1 लाख ही बचेगा। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया 15 लाख को आपने 5 से डिवाइड किया, यानी कि
3 लाख इज द डेप्रिसिएशन, यानी कि हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, वो मेरे पास कितना, वो मेरे पास 3 लाख का हर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। सो 2000 उसमें 1 अप्रैल में टू बैलेंस बीडी कितना आ गया, 16 लाख आ गया। 31 मार्च में, ठीक है, ये कितना आ गया, 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ गया है, 3 लाख आ गया है डेप्रिसिएशन अकाउंट। 31 मार्च में यानी कि 16 में से 3 लाख गया तो कितना आ गया है, 13 लाख आ गया। सो बाय बैलेंस सीडी इज अ 13 लाख, ठीक है। सो 16 लाख में से मेरा 3 लाख 13 लाख आ गया, ठीक है। तो ये 13 लाख है। अब नाउ 2018 में 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी इज 13 लाख, इट मींस कि 13 लाख है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हर साल और फिर वो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन था ये मैंने स्टार्टिंग से ही, हमने क्या किया, जब से हमने मशीन परचेज की तब से मैंने न्यू मेथड को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जो मुझे जहाँ पे स्टेटमेंट गिवन थी, ठीक है, जिस स्टेटमेंट में मुझे रेजिडुअल वैल्यू निकालनी थी वो भी मैंने इसको अकॉर्डिंग निकाल दी। हर साल जो भी डेप्रिसिएशन निकलता वो भी मैंने इसमें से चार्ज करने से निकाल दिया। अब उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है, हमें गिवन है। अब मुझे बताओ, अब इसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम इसमें मैम, अब रिटन डाउन हो गया क्वेश्चन। मैम इसमें रिटन डाउन नहीं करना ना, सीधा स्ट्रेट लाइन मेथड स्टार्ट करना है स्टार्टिंग नहीं, से। पहले आप रिटन डाउन करना है, फिर कर स्ट्रेट लाइन सकते हो, मेथड रिटर्न होता है। डाउन पहले रिटन डाउन है, फिर स्ट्रेट लाइन। देखो क्या है, मैंने क्या किया कि अगर होता इसमें विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दोनों में फर्क है। मैम ये विद वाला है ना, विद हाँ, ये विद रेसिडुअल वाला है, इफेक्ट। जब कुछ गिवन नहीं होता तो ये विद वाला है, ध्यान रखना, अगर गिवन नहीं है ये विद वाला ही यस होगा। अच्छा, ओके मैम। मुझे एक हेल्प चाहिए थी, ये था कि आपकी बुक में से जो भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के, उसका मुझे पीडीएफ बना के आप प्लीज ग्रुप में सेंड कर देना, उनके पास न्यू एडिशन की बुक है। आवाज बहुत ज्यादा ही खिचपिच हो रही है। मैंने मेरी वॉइस नहीं आई आपको? मैम बैकग्राउंड मैंने बोला कॉल्स आ रही है आपकी। आप प्लीज ना सभी और म्यूट भी कर आवाज दो, आ रही है ठीक साथ है, में। आंसर आपको एक बार भेज देना, ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन मेथड या डेप्रिसिएशन का फुल पीडीएफ बना के भेज देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सो प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद से ही करना है, ठीक है, बाद में सॉल्यूशन बताऊंगी। ये थोड़ा सा, ये इतना इजी नहीं है, खुद से ट्राई करना। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को काया लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर, कह रहे हैं काया लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख, कह रहे हैं 1 अप्रैल 2015 में ऑन 1 अप्रैल 2015 काया लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख। काया लिमिटेड ने मशीनरी को परचेज किया था कितने में, 10 लाख में, ठीक है। सो ऑन 1 अप्रैल 2015 द काया लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2015, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को काया लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख, कि काया लिमिटेड ने मशीनरी को परचेज किया था कितने में, 10 लाख में।
On 1st April 2015, Kaya Limited purchased machinery for 10 lakh. The estimated useful life of the machine is 5 years. मैम रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ देखो क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2015 को काया लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख। कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2015 को काया लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 काया लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख। ठीक है, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर। पहले ही आपको बता दिया कि जो मशीन की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 5 साल की है, 5 ईयर्स की है। रेजिडुअल वैल्यू विल बी 2 लाख की। जो रेजिडुअल वैल्यू है वो कितने की है, वो 2 लाख की है। The estimated useful life of machine की जो estimated useful life है, the residual value will be 2 लाख की। जो residual value है वो कितने की है, वो 2 लाख की है। आवाज ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है। यस मैम अभी हो रही थी। रेजिडुअल वैल्यू विल, अच्छा ठीक है, बीच बीच में ना नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के चक्कर में हो रही है, अब तो नहीं हो रही होगी शायद। देखो, द रेजिडुअल वैल्यू विल बी द 2 लाख। द डेप्रिसिएशन वाज चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी कि डेप्रिसिएशन हम अभी तक कौन से मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज कर रहे। वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2015 काया लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख। ठीक है, कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2015 में काया लिमिटेड ने मशीन परचेज की थी कितने में, 10 लाख में। ठीक है, कि काया लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख। ठीक है, काया लिमिटेड ने 10 लाख की मशीन परचेज की थी। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर्स। कि जो मशीन की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितने की है, 5 साल की है। द रेजिडुअल वैल्यू विल बी 2 लाख की। जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है वो कितने की है, 2 लाख की है। ठीक है, द रेजिडुअल वैल्यू विल बी 2 लाख। द डेप्रिसिएशन वाज चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके डेप्रिसिएशन चार्ज था। यानी कि कौन से मेथड को अडॉप्ट किया जा रहा था, स्ट्रेट लाइन मेथड को। तो हाउएवर अब यहाँ पे वो डेट इंपॉर्टेंट है जब से मेथड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाउएवर ऑन 1 अप्रैल 2018, so please write down and do it yourself। खुद से दिमाग लगाना, बाकी तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, खुद से दिमाग लगाना एक बार। However, on 1 अप्रैल 2018, कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2018 में it was decided to change method of depreciation to return down value method। ठीक है, देखो अब जो क्वेश्चन है लिखो, it was decided to change method of depreciation
डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने को डिसाइड किया गया था? It was decided to change method of depreciation to return down value method. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने को डिसाइड किया गया था विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने को सोचा गया था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 20% है। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। On 1st April 2015, ठीक है। So Kaya purchased a machinery for the 10 lakh. The estimated useful life is a 5 year. Residual value will be the 2 lakh, and depreciation was charged using the straight line method. However, on 1st April 2018, यानी 1 अप्रैल 2018 में it was decided to change the method of depreciation. ठीक है, ये डिसाइड किया गया था डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करना। However, on 1st April 2018, it was decided to change method of depreciation to return down value method. कि डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करना डिसाइड किया गया था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। डेप्रिसिएशन का रेट कितना था? 20% था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। आपको मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है एंड शो दी वर्किंग, और फिर जो वर्किंग है उसको दिखाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड शो दी वर्किंग्स। ठीक है, 5 मिनट्स देती हूँ, करना स्टार्ट करो। ठीक है, दिमाग लगाओ खुद से कैसे क्वेश्चन करना है, फिर मैं बताऊंगी।
मैम हो गया। मैम क्वेश्चन है। आई होप सभी का हो गया होगा। ठीक है, नाउ सी द स्ट्रेट लाइन मेथड में। अच्छा पहले मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितने का निकाला आपने? 2 लाख। 2 lakh। 2 लाख का निकला था। मैम 2 लाख। 2 लाख का क्यों निकाला ये बताओ? मैम 10%। मैम 10 लाख का लाख का 20%। 20%। मैम 10 lakh का 20%। मैम उसमें मैम उसकी 1,60,000 रेजिड्यूल वैल्यू भी ऐड होगी 2 लाख में, तो मैम 4 लाख और होगा। फिर वो गिवन एस्टिमेटेड और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन भी तो गिवन है। जब ये कंसेप्ट हमें मैम गिवन होता है तो 1,60,000 आ रही है। डेफिनेटली हम ऐसे निकालेंगे। आपको बताया नहीं था मैंने कि जब यूजफुल और हमारे पास रिजल्ट प्रीवल हो रही। तो जो हमें इस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। estimated useful life of the machine is a 5 year। मशीन की estimated useful life कितने की गिवन है? 10 साल की गिवन है। मैम आवाज ब्रेक हो रही। Can be estimated useful life of the machine 5 year। ये कंसेप्ट तो आपके पास गिवन क्यों निकाला ये आपने? अगर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था अगर ये लाइन नहीं गिवन फिर तो हमें जिस मेथड से निकालना था उस मेथड से कंप्यूट करते उस मैकेनिक से। हमारे पास मशीन इज 5 मैम year। आवाज ब्रेक हो रही मशीन है। की अभी की वॉइस ब्रेक हो रही है। हो रही है अभी तो ये मैम देखिए। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा 1 मिनट को। वॉइस ब्रेक हो रही है। आप देखो अब वॉइस आ रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 year। कह रहे हैं कि मशीन की जो एस्टिमेटेड जो यूजफुल लाइफ है ना वो कितने की है? वो 5 साल की है।
The estimated useful life of the machine is 5 year. The residual value will be 2 lakh. कह रहे हैं कि जो रेजिडुअल वैल्यू है वो कितने की है, वो 2 लाख की है। ठीक है। 1 अप्रैल 2015 में काया लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की थी। काया लिमिटेड ने मशीनरी 10 लाख की परचेज की थी। ठीक है, वो तभी से डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में चार्ज है। इफ दिस लाइन इज नॉट देयर देन द डेप्रिसिएशन विल बी द 2 lakh, बट with the addition of this line we need to calculate the depreciation by the another method। 1 मिनट वेट करना। ठीक है, अब एक बात देखो, नाउ इस लाइन के एडिशन के साथ प्लीज आप दिमाग में बिठा लो, जब कभी भी आपके पास ये लाइन होगी तो इस लाइन के एडिशन के साथ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अगेन। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इतने से मेथड में मुझको ये समझ में आ गया। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ अ डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कितनी थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख, क्योंकि अगर हम बीच में से निकालते हैं ना तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग निकालते डेप्रिसिएशन का रेट। ये हम कहाँ से निकाल रहे हैं, ये हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के यूज के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालते हैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट कितने का है, ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख का है, 10 लाख में से माइनस कर दो रेजिडुअल वैल्यू, वो कितने की हो गई है, 2 लाख की हो गई है। ठीक है, तो 10 लाख माइनस 2 लाख कितने का हो गया है, 8 लाख है। तो 8 लाख डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ, तो कितने हो गया है, 8 लाख डिवाइड बाय दी 5, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया है, 1,60,000। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन कितने का हो गया है। सो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन होगी वो कितने की हो गई है, 1,60,000 की है। ठीक है, सो 1,60,000 है। तो यही है मशीनरी अकाउंट में डेट देखो 2015 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कितने का है, 10 लाख का है। ठीक है, 2015 के 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,60,000। क्लियर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी ध्यान बार देखना है, 5 साल के लिए है तो डेप्रिसिएशन तो वही चलेगा जब तक कोई चेंज ना हो, क्योंकि 2015 से लेकर 2020 तक, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो मेरा 1,60,000 लगेगा। लेकिन यहाँ बीच में हमने चेंज का अडॉप्ट आ गया, ठीक है ना, हमने चेंज कर दिया। अब ये देखो कि यहाँ पर भी 2016 मतलब में 31 मार्च में भी सेम लगा, 1,60,000 लगा। ठीक है, 2017 के भी कब 31 मार्च में भी 1,60,000 लगा। चेंज हुआ यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2018 में क्या किया हमने, मेथड को चेंज कर दिया, इसीलिए चेंज हुआ। ध्यान रखना, जो चेंज आया आपके पास वो इसीलिए चेंज आया क्योंकि हमने यहाँ पे उसके मेथड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, हमने उसके मेथड में डिफरेंस कर दिया। However, on 1st April 2018, it was decided to change the method of depreciation to return down value method with a retrospective effect. What is this meaning? This is of की शुरुआत से ही, ठीक है। अगर यहाँ होता विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो हमें यहाँ
कुछ नहीं करना था। अगर विदाउट होता, प्लीज लिख लो, अभी भी बता रही हूँ आपको बार बार, विदाउट होता तो हमें कुछ नहीं करना था। विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ये अमाउंट थी, और इसी जो हमारे पास ये निकला है इसी पर ही जो भी 10% 20% निकालना है उसका यहाँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके हम लिख देते, तो दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है, तो ये उसका बैलेंस निकल जाता। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास क्या है, तो ऑन 1 अप्रैल 2018 में इट वाज डिसाइडेड टू चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू रिटर्न डाउन मेथड। क्या है कि ऑन मैम 1 आवाज ब्रेक हो रही है। 2018 में ये अभी ब्रेक है। मिनट, तो फुल आ रहा है, देखो ब्रेक हो रही है बार बार। ठीक है, फिर रेजिडुअल हो गए। फिर हमने 1 अप्रैल 2018 में it was decided to change the method of depreciation to मैम return आवाज ब्रेक हो रही है। method। ब्रेक हो रही है आवाज। सच में break हो रही है, बिल्कुल नहीं आया। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। अब देखो, अब आया, अब ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम, फुल यस मैम। वाईफाई है, यस मैम। फुल वाईफाई है, देखो बिल्कुल फुल है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, आपके पास के जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में चेंज हो गया विद रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, शुरुआत से ही, शुरू से ही। अब इसका मतलब क्या है कि अब हमने क्या किया स्टार्टिंग, क्योंकि ये तो हमने एसएलएम के मेथड से निकाला हुआ था, अब हमें ये रिटर्न डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालना है। सो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है आप लिखिए, बोलेगा मत कि फिर आपका ये क्वेश्चन हुआ नहीं है। सो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया। ठीक है, नंबर 1 क्या है, 10 लाख का 20%, तो कितना आ गया, 2 लाख आ गया, तो वैल्यू आ गई उसकी 8 लाख। तो ये 31 मार्च 16 में, 31 मार्च 17 में 8 लाख का दोबारा से 20% निकाला तो 1 लाख 60 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई है, 6 लाख 40,000। ठीक है, तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू की कितनी है, 6 लाख 40,000 है। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 31 मार्च 2018 में, यानी 31 मार्च 2016 में, 31 मार्च 2017 में, 31 मार्च 2018 में। ठीक है, 31 मार्च 2018 में डेप्रिसिएशन इतने का आ गया, 6 लाख 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो कितना आ गया, 1 लाख 28,000। ठीक है, सो 6 लाख 40 में से 1 लाख 28,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 लाख 12,000। सो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कितना आ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपके पास आ गया 5,12,000। इसका मतलब कि 31 मार्च 2018 में यानी उसके उस ईयर के दौरान आपका डेप्रिसिएशन निकल के आया है कितना, 1,28,000। ठीक है, तो 1,28,000 इज द डेप्रिसिएशन। तो अब यहाँ देखो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, अब यहाँ पे आप उसकी बुक वैल्यू से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, कि देखो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, अभी हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी निकल के आई है, 8,40,000। क्योंकि इस वैल्यू में तो फर्क आएगा ना, ये जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया ये हमने स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग लगाया है, तो ऑब्वियसली इसमें डिफरेंसेस तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 8,40,000।
इसका मतलब क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू में बुक वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू में आपके पास बुक वैल्यू निकल के आ रही है कितनी, स्टार्टिंग में, ठीक है, इसके पहले 6,40,000, यानी बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड 8,40,000, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, बुक वैल्यू कम आ रही है, 6,40,000 आ रही है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास आप यहाँ पे देखो ये 8,40,000 है और ये 6,40,000 है, इसका मतलब कि हमें 2 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन और राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो जाके रिटर्न डाउन, मतलब बुक वैल्यू, क्योंकि मेन हमें बुक वैल्यू सेम करनी है ना। अब भाई स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग बुक वैल्यू निकल के आ रही है 8,40,000, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग बुक वैल्यू निकल के आ रही है 6,40,000। इसका मतलब क्या है कि एसएलएम के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है 8,40,000, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग बुक वैल्यू निकल के आ रही है 6,40,000। देयरफॉर ये 8,40,000 है, ये 6,40,000 है, तो कितना होगा, डिफरेंसेस इज ऑफ 2 लाख। तो देयरफॉर 2 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, तो हमें 2 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या करना था, राइट ऑफ करना था। सो देयर ऑफ 2 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, कि हमें 2 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या करना था, हमें 2 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना था। तो यहाँ से आप यहाँ देखो रिटर्न डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया, 1,28,000, और ये 2 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, 3,28,000। सिंपल सा क्वेश्चन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो, 11th में करके आए हो ना इसको डिफरेंट अलग अलग करके, कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आप अलग निकाल दो, और सेकंड मेथड में बाय एडिशनल डेप्रिसिएशन करके भी उसको आप लिख सकते हो। यहाँ दोनों को एक साथ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हो, सिंपल है। जहां आपको जैसा यहाँ पर गिवन था, यहाँ ये लाइन नहीं गिवन होती तो हम यहाँ पे इसी का ही निकालते, एसएलएम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते, लेकिन हमें वो गिवन था, हमने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। यहाँ हमें एक लाइन स्टेटमेंट गिवन थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। तो विद रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब था शुरुआत से ही, तो हमने शुरुआत से ही निकाला, शुरुआत से निकाला तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग ये बुक वैल्यू निकल के आई, लेकिन रिटर्न डाउन के अकॉर्डिंग बुक वैल्यू दूसरी निकल के आई। तो रिटर्न डाउन पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा न्यू के अकॉर्डिंग, देखिए अब तो न्यू लगेगा, ओल्ड नहीं लगेगा। और आपके पास जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो कि बुक वैल्यू के डिफरेंसेस के कारण से आया है, वो भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो दिस इज ऑफ 3,28,000 डेप्रिसिएशन निकल के आया। सो दिस में से मैंने दिस माइनस किया, तो बाय बैलेंस शीट इज माई 5,12,000, तो मुझे अगले का ये 5,12,000 तक निकाला। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को, समझ में आया या नहीं? बिल्कुल स्टार्टिंग का चेंज इन मेथड का सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं। पहले मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है, ये कोई कुछ No, लिखना ma'am. है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है, No, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया No, होगा ना ma'am. साथ साथ, मैम Yes. समझाया भी है, बता मैम अटेंडेंस ले लो। ले रही हूँ, बस 1 मिनट, मुझे पता है अटेंडेंस के लिए मरे जा रहे हो। ठीक है, आज की क्लास के लिए हमने चेंज इन डेप्रिसिएशन के छोटे से, मतलब है आपको तो टिपिकल लगा होगा, लेकिन सिंपल से कंसेप्ट के हमने क्वेश्चन किए हैं, न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है। और हम अगली जो हमारी क्लास होगी प्लीज मुझे उसका फाइल बना के सेंड कर देना, फिर हम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम अटेंडेंस ले लो।